नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उमर का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गया है। यह घटना जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करती है, क्योंकि कश्मीर के निजाम, जिनमें प्रमुख रूप से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार शामिल रहे हैं, पिछले 7 दशकों में राज्य के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा और स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं और यह स्वायत्तता आर्टिकल 370 के तहत मिलती थी, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी। और सबसे बड़ी बात कि इन नेताओं को पता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके बाद भी इन्होंने कश्मीर को लेकर एक अलग पहचान की लड़ाई लड़ी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया, जिसके बाद राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए अगर कि जब उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, जो कभी कश्मीर की स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कह सकते हैं, तो संविधान की शपथ लेते हैं और यह राजनीतिक बदलाव की एक वानगी देखा जाए तो पेश कर रहा है। उमर अब्दुल्ला और उनके परिवार ने एक लंबी अवधि तक कश्मीर में राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा था, लेकिन उनका राजनीतिक आधार हमेशा भारतीय संविधान के भीतर एक अलग पहचान और अधिकारों की मांग पर टिका रहा। उमर अब्दुल्ला का शपथ लेना यह भी दर्शाता है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद भी कश्मीर के राजनीतिक दलों को भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करना है। यह एक प्रकार से अनिवार्य स्वीकृति है, कह सकते हैं, कि अब जम्मू कश्मीर के भविष्य का मार्ग भारतीय संविधान के भीतर ही निर्धारित होगा। इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं के लिए यह कठिन स्थिति रही होगी, क्योंकि उनका राजनीतिक संघर्ष लंबे समय तक उस स्वायत्तता की रक्षा के लिए रहा था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया, जिसको लेकर हम बार बार इस बात पर फोकस भी कर रहे हैं कि चीज़ें अब पहले की तरह नहीं रहीं, बदल चुकी हैं। शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की कसम खाना एक प्रतीकात्मक कदम है, जो यह दर्शाता है कि अब्दुल्ला जैसे नेता भी भारतीय गणराज्य के ढांचे में काम करने के लिए तैयार हैं। उनकी मनमानी से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन यह बदलाव कई सवाल खड़े करता है। क्या उमर अब्दुल्ला और अन्य नेता अब इस नई राजनीतिक रणनीतियों के तहत काम करेंगे, जो भारतीय संघीय ढांचे के भीतर कश्मीर की प्रगति पर आधारित होगी? क्योंकि कश्मीर के लोगों के लिए यह एक बड़ी मानसिक और राजनीतिक बदलाव की स्थिति है। स्वायत्तता की लड़ाई और अलग पहचान की राजनीति के बीच अब यह सवाल है कि क्या जनता भारतीय संविधान के तहत होने वाले नए बदलावों को स्वीकार करेगी या विरोध में खड़ी रहेगी। दूसरी बात कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का संविधान की शपथ लेना यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में कश्मीर का स्थान अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्टिकल 370 के बाद से कश्मीर की स्थिति और वहाँ की राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। उमर के दादा शेख अब्दुल्ला स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के सबसे प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने आर्टिकल 370 की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने हमेशा कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखते हुए उसे विशेष स्वायत्तता देने की वकालत की थी। हालांकि उमर अब्दुल्ला के सामने यह चुनौती रही है कि कैसे वह अपने पूर्वजों की विरासत को संभालें और एक बदली हुई राजनीतिक वास्तविकता में नई भूमिका निभाएं। कई बार उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 को लेकर बिफरे भी। उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि वे सत्ता में आते हैं तो आर्टिकल 370 की वापसी का प्रयास करेंगे, स्टेटहुड दिलाएंगे और कैदियों की रिहाई कराएंगे। और यही कश्मीरियों के दिल में भी था और इसीलिए उन्होंने उमर को 42 सीटें दी। लेकिन ये अब गुजरे जमाने के सपने की तरह रह गए हैं। फिलहाल तो उमर संविधान की कस्में खा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम बन चुके हैं और उमर के अलावा 5 मंत्री भी बनाए गए हैं। जिन नेताओं ने सीएम उमर के साथ मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, सकीना येट्टू, जावेद डार और जावेद राणा के नाम भी शामिल हैं। उमर मंत्रिमंडल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को पटखनी देने वाले सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा के रूप में 2 हिंदू चेहरे भी हैं। उमर मंत्रिमंडल के गठन में कश्मीर घाटी के साथ ही चिनाब घाटी और जम्मू रीजन का बैलेंस साधने की कवायद भी साफ नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस कश्मीर घाटी से सबसे अधिक सीटें मिली हैं, उस रीजन से उमर सरकार में 2 मंत्री बनाए गए हैं। जम्मू रीजन से भी 2 और चिनाब घाटी के इलाके से भी
एक नेता को मंत्री बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में 4 बर्थ खाली रखे हैं, तो इसे कांग्रेस के लिए स्पेस रखने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सीट को लेकर कला भी स्टार्ट कर चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मुताबिक इस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानसभा की स्ट्रेंथ के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायकों के मनोनयन को भी जोड़ लें तो सदन की स्ट्रेंथ 95 पहुंचती है। 10% वाली कैप भी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 9.5 यानी अधिकतम 10 ही हो सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 में से 42 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटों पर उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। एक सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सहयोगी CPM को जीत मिली थी। तीनों दलों के इस चुनाव पूर्व गठबंधन को 49 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत मिला था। वहीं केजरीवाल सहित 4 निर्दलीय विधायक भी उमर सरकार के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? जम्मू कश्मीर के निज़ाम के काम और उसकी सोच को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातहत बहुत ही स्वच्छंदता के साथ और बहुत ही साफ गोई के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर जैसे दिल्ली में केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कलह होती रही, वैसे ही जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कलह देखने को मिलेगी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।